पर हम बात करेंगे भारत में पर्यावरण कानून में न्यायिक सक्रियता के बारे में। जब भी सरकार के दो अन्य अंग अर्थात लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने कार्य का निर्वहन करने में विफल होते हैं, भारतीय न्यायपालिका हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहती है अन्य अंगों पर हावी होने के साथ। न्यायपालिका की यह जिज्ञासा और जब अन्य दो ठीक से काम नहीं कर सकते तो कार्रवाई में होने को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यह अवधारणा भारत में लगभग 1980 के दशक में आई थी, जिसे अमेरिकी संविधान से उधार लिया गया था और इस अवधारणा का दायरा और उपयोग तेजी से बढ़ने लगा। और जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में शामिल किया गया और पर्यावरण कानून में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण कारण लोकस स्टैंडी के नियम में छूट है, और जिसके तहत लोगों को भारत में संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अदालत में जाने का मौका दिया गया। यह शोध पत्र, पर्यावरण मुकदमे और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से पर्यावरणीय महत्व के विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से पर्यावरण कानूनों के निर्माण में न्यायपालिका के योगदान को विस्तृत करने पर केंद्रित है। अध्ययन का दायरा केवल भारतीय पर्यावरण कानूनों तक ही सीमित है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। परिचय। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हुआ था, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, आमतौर पर स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में माना जाता है, यानी इस रूप से स्टॉक सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1972, जिसके कारण भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 को अधिनियमित किया गया था। नागरिकों अनुच्छेद 51A(G) और साथ ही राज्य अनुच्छेद 48A थर्ड दोनों की ओर से कुछ पर्यावरण कर्तव्य लगाए गए थे। जून 2012 में आयोजित Rio+20 में स्टॉकहोम सम्मेलन से पृथ्वी शिखर सम्मेलन तक की यात्रा ने इस मान्यता को जन्म दिया कि सभी मनुष्य सद्भाव में एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन के हकदार हैं और इसे संरक्षण माना गया। पर्यावरण सिर्फ एक और मुद्दे नहीं जिसे पीछा छोड़ा जा सके, और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण पर्यावरण क्षरण तेजी से बढ़ने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन अस्तित्व का नुकसान पहुंचा जो है कि मानव जीवन अस्तित्व को नुकसान पहुंचा। इसलिए अब पर्यावरण की स्थिति की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता और कानूनी और नैतिक कर्तव्य का हिस्सा बन गया है। इसलिए न्यायपालिका न केवल व्यक्तियों पर बल्कि संगठन, निकाय, कॉर्पोरेट या औद्योगिक घरानों पर भी एक जनादेश विकसित करके पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए आगे आई। न्यायपालिका की भूमिका किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उनकी भूमिका सरकार के विभिन्न रूपों में भिन्न होती है और उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। न्यायपालिका भारत जैसे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो उदार लोकतंत्र का प्रयोग करता है। प्रोफेसर SP साठे और उपेंद्र बख्शी सहित विभिन्न दर्शकों का विचार था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का सबसे मजबूत न्यायालयों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के चरित्र को प्रोफेसर SP साठे और उपेंद्र बख्शी के लेखन से सही देखा जा सकता है, क्योंकि वे भारत की में न्यायिक सक्रियता के पक्ष में थे। और प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने उद्धत किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय बन गया, जिसे विभिन्न न्यायिक घोषणाओं से देखा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के तरीके से भारत में पर्यावरण संरक्षण के दायरे के विस्तार को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता क्या है, इसको समझते हैं। न्यायिक सक्रियता का एक अवधारणा है जो 1947 में अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। इसे न्यायिक निर्णय लेने के दर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां न्यायाधीश संवैधानिक के बजाय सार्वजनिक नीति के संबंध में अपने व्यक्तिगत विचारों को अनुमति देते हैं। यह अवधारणा मुख्य रूप से कानून बनाने में न्यायपालिका की भागीदारी से संबंधित है, जो समाज के लिए उपयुक्त है। जैसा कि विभिन्न विधानों के साथ साथ हमारी कानूनी प्रणाली के विकास के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि न्यायपालिका की भागीदारी के साथ कानून अधिक प्रभावी ढंग से आ रहे हैं। इसलिए नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ देश की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में न्यायपालिका की इस सक्रिय भूमिका को न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। न्यायपालिका के जुड़ाव से भारत में अधिक प्रमुख पर्यावरण कानून का आगमन हुआ, क्योंकि हमारे देश में इस अवधारणा की शुरुआत के साथ पर्यावरण के मुद्दों को उचित सम्मान दिया गया था, जिसके कारण स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, जिसकी गारंटी संविधान देता है। पर्यावरण कानून के निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका। भारत में पर्यावरण कानून के निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका को ऐतिहासिक मामलों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जिन्होंने पर्यावरण कानूनों को एक नया चेहरा दिया। इन प्रमुख मामलों के कारण ही आज हमारे पास सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं। पर्यावरण के सतत विकास बाध्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
अब हम बात करते हैं नगर परिषद, रतन लाम, वी श्री वर्दीचंद और अन्य। 1980 इस मामले तक पर्यावरण कानून के निर्माण या इसके संरक्षण में न्यायपालिका की बहुत अधिक भागीदारी नहीं थी, इसलिए इस मामले को अधिक सुरक्षात्मक पर्यावरण कानूनों के गठन का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। मामले के तथ्य यह थे कि रतनलाम भारत में मध्य प्रदेश का एक शहर है, जहां नगर पालिका के कुछ निवासियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन 133 के तहत उप विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुचित जल निकासी सुविधा के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। अनुभागीय दंडाधिकारी ने नगर पालिका को 6 महीने के भीतर लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। बाद में इस मामले को नगर पालिका द्वारा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया कि उनके पास उचित जल निकासी सुविधा तैयार करने के लिए धन की कमी है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट के फैसले को मंजूरी दे दी। इसलिए नगर पालिका बाद में एक अपील के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चली गई, लेकिन सुपीरियर कोर्ट ने नगर पालिका के खिलाफ भी फैसला सुनाया और कहा कि धन की कमी जनता के प्रति उनके कर्तव्य के खिलाफ बहाना नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा था और इसलिए यह फैसला समाज के हित में उनके सामाजिक हित को सुरक्षित करने पर आधारित था, जो कि भारत के संविधान 1950 की प्रस्तावना और अनुच्छेद 38 में आर्टिकल 38 से अनुमानित था। इसलिए नगर पालिका को 6 महीने के भीतर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सड़कों की सफाई और प्रदूषण सदूषण और प्रदूषण के संबंध में महीने। आगे बात करते हैं ग्रामीण मुकदमेबाजी और पात्रता केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य। देहरादून घाटी का मामला है। देखिए, इसमें 1955 से 1965 के दौरान दून घाटी हिमालय की मसूरी पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा में चूना पत्थर खनन संचालन में अचानक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण 1962 में विभिन्न पट्टे दिए गए थे, लेकिन बाद में खनन में वृद्धि के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव सामने आए, जैसे कि वनों की कटाई, खाद्य उत्पादन में गिरावट और कृषि भूमि का नुकसान, सिंचाई सुविधा का नुकसान आदि, जो स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर समाज की पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहे थे। इस खनन ने स्थानीय लोगों को अपने रोजगार संसाधनों को कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि खनन भूमि की उर्वरता को नष्ट कर रहा था और जल स्तर इसकी गुणवत्ता को भी कम कर रहा था। इसीलिए 11/8/1983 को सर्वोच्च न्यायालय ने खदानों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई। सिवाय उन खानों के जो या तो उत्तर प्रदेश राज्य और भारत संघ से संबंधित हैं, खान अधिनियम 1952 और सभी नियमों के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों के बारे में इसके संबंध में रखा गया है। और बाद में जब रिपोर्ट सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खानों को बंद करने का निर्देश दिया और कुछ खान मालिकों के नियमों का पालन करने और इसके बारे में परिवर्तन करने के लिए कहा। भारत के संविधान 1950 आर्टिकल 32 के तहत है, क्योंकि ये खादान मूलभूत नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटीकृत लोगों का अधिकार है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन खादानों को फिर से आवंटित करने के लिए भी कहा था, पर क्या हुआ कि साथ ही कुछ खानों के बंद होने से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए भी कहा। इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कदम उठाया, ताकि हर चीज का ध्यान रखा जा सके। फिर यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी का ये केस है। 3 दिसंबर 1984 को लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC पानी के साथ मिश्रित जहरीली गैस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से लीक हुई और भारत के मध्य प्रदेश के एक शहर भोपाल में फैल गई। यह गैस रिसाव प्रभाव इतना खतरनाक था कि हजारों लोगों की तो मौके पर मौत हो गई और इसके माध्यम से विभिन्न प्रभाव पड़े, पैमाने पर हुए थे और कई पीढ़ियों को इसके कठिन परिणामों का सामना करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ता है खैर वो तो। और क्योंकि बच्चों का जन्म कुछ विकारों जैसे दृश्य हानि आदि के साथ हुआ था और यह सब कंपनी की लापरवाही से हुआ था। प्लांट में एग्रोनॉमिक इंजीनियर द्वारा कीटनाशक संयंत्र के सुरक्षा उपायों के बारे में बार-बार की गई शिकायतों के बावजूद UCIL ने इन सभी शिकायतों की अनदेखी करते हुए प्लांट में खतरनाक रसायनों का उत्पादन जारी रखा। 7 जून 2010 को अदालत ने पूर्ण दायित्व सिद्धांत लागू किया और जिसके आधार पर UCIL के पूर्व अध्यक्ष सहित 7 पूर्व कर्मचारियों को अदालत ने IPC की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया और धारा के तहत भी आरोपित किया गया और IPC 1860 का सेक्शन 35, 336, 337, 338 जिसके तहत सभी को 2 साल
2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया। बाद में भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम पारित किया, जिसने सरकार को भारत में या बाहर सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया और कंपनी द्वारा देय मुआवजे की राशि का पता लगाने के लिए प्रदूषक वेतन सिद्धांत लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप यूसीआईएल को नागरिक और आपराधिक दायित्व के पूर्ण और अंतिम निपटान में 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाना पड़ा। तो एक केस और हम इसमें देख लेते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है। श्री राम उर्वरक मामला, ओलियम गैस रिसाव मामला है। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित किया गया था, क्योंकि मौलिक महत्व और उच्च संवैधानिक महत्व के प्रश्नों को याचिका में उठाया गया था, जिसे मूल रूप से सुना गया था। मामले के तथ्य यह थे कि 1985 के 4 और 6 दिसंबर को श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की एक कपड़ा मिल से ओलियम गैस का एक बड़ा रिसाव हुआ था, जो कॉस्टिक और क्लोरीन का उत्पादन कर रही थी और दिल्ली में स्थित थी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए और कुछ की मौके पर मौत भी होगी। और यह रिसाव 2 बार अर्थात 4 और 6 दिसंबर 1985 को हुआ, जिससे शहर के लोगों की स्थिति पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 3 बेंच जजों का विचार था कि हमें समाज की आवश्यकता के अनुसार अधिक सुरक्षात्मक कानून बनाने चाहिए। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अंग्रेजी न्यायालय ने किसी भी स्थिति के लिए कोई विशेष कानून बनाया है या नहीं, और न ही हमें उनके द्वारा कुछ पेश करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कानून यदि उत्तरदायित्व का कोई नया सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है, तो उसे बनाने में हमें कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन खतरनाक गतिविधियों में शामिल कंपनियों को बहुत अधिक सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होती है, ताकि उनके कारण होने वाले नुकसान को नियंत्रित किया जा सके, और यह तभी संभव हो सकता है जब उन पर सख्त कानून लागू होंगे। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार की गतिविधियों को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, और चूंकि ये गतिविधियां अक्सर हो ही रही हैं, पर्यावरण की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है, इसलिए नए और सख्त कानून का लागू करने के लिए तत्काल आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके और कंपनी समाज के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एहसास कर सकती है। इसलिए अदालत ने यहाँ पूर्ण दायित्व सिद्धांत का उल्लेख किया, जिसे घटनाओं का वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अपनाने की आवश्यकता थी, और जिसके माध्यम से कंपनियों को उनकी लापरवाही के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और अदालत द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि इस अवधारणा में शामिल नहीं होगा, इसका कोई अपवाद नहीं होगा, क्योंकि उत्तरदायित्व के इस नए सिद्धांत का सार धुल जाएगा। ठीक, और फिर नेक्स्ट केस इसमें एमसी मेहता का एक दूसरा केस देख लेते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का गंगा प्रदूषण मामले में है। उत्तरदाताओं चमड़े के कारखानों के खिलाफ परमादेश के रिट के तहत एक याचिका दायर की गई थी, और क्योंकि ये पवित्र नदी गंगा में ठीक से इलाज किए बिना उद्योगों के रसायनों का निर्वहन और निक्षेपण कर रहे थे, और साथ ही सीवेज को वहां छोड़ा जा रहा था, जो गंगा नदी को नुकसान पहुंचा रहा था, और था जल प्रदूषण भी फैल रहा था, यानी जल प्रदूषण भी पैदा कर रहा था। यह बहुत लंबे समय से चल रहा था कि फिर भी लोग न तो मोर्चा देखे जो लोग न तो मोर्चा संभाल रहे थे और न ही इसे रोकने के लिए कुछ कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट याचिका को 2 भागों में बांट दिया। मेहता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी 1908 के आदेश 1 और 8 के तहत आदेश दिया कि उचित उपचार बिना उद्योगों का सीवेज के किसी भी रसायन का तरल पदार्थ का निर्वहन नहीं होना चाहिए। अदालत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के महत्व पर भी प्रकाश डाला। और इसमें एक एमसी मेहता का और केस इसमें एक डिस्कस कर लेते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली स्टोन क्रशिंग केस है, 1992 का है। इस मामले में संविधान के आर्टिकल 32 के तहत स्टोन क्रशिंग और पल्वराइजिंग जैसी गतिविधि के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, जो पर्यावरण की स्थिति को खराब कर रही थी। मुद्दा यह था कि पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इन गतिविधियों को हरियाणा राज्य बादल झील और सूरज कुंड के पर्यटन स्थलों से 5 किमी के दायरे में बंद किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना, इस बारे में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्यटन रिजॉर्ट्स के 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी खनन गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर्यटन रिजॉर्ट्स के 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी निर्माण गतिविधि को अनुमति नहीं होगी, और पर्यटन क्षेत्रों के भीतर पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से एक विचार के साथ आया था, और कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केवल वायु और जल अधिनियम कार्यान्वयन पर्याप्त नहीं है, और कानून के बेहतर और उचित प्रवर्तन के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, और ताकि लोग
अधिक से अधिक ताकि लोग अधिक हो सकें और इस तथ्य से अवगत हो सकें कि कानून क्या है और क्या कानून का पालन करने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, और इसके द्वारा कानून समाज में अधिक सकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं और पर्यावरण को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण की क्षति जनता को प्रभावित करती है, और केवल इसलिए कि उन्हें पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा में अधिक स्वीकार किया जाना चाहिए। एक केस और हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एमसी मेहता का केस देख लेते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 1986 का ट्रेपेजियम का केस है। आगरा के ताजमहल पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है और 1983 में इसे यूनेस्को ने यूनेस्को ने यूनेस्को की एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। यह स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मृत पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह स्मारक सफेद संगमरमर से बना है और इसकी सुंदरता दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण यह स्मारक पीला पड़ना शुरू हो गया और इसमें कुछ धब्बे बन गए जो इसकी सुंदरता को खराब कर रहे थे। इसे देखते हुए पर्यावरणविद और सुप्रीम कोर्ट के वकील एमसी मेहता ने कोर्ट के सामने याचिका दायर की कि इस स्मारक को संरक्षित करने की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पर कंक्लूजन पर पहुँचते हैं इसका। पर्यावरण और विकास एक दूसरे के साथ चलते हैं, अर्थात देश के विकास के लिए पर्यावरण की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और इसके विपरीत सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी विषयों को एक तरफ नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वे देश की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण हमारे जीवन की हर बुनियादी आवश्यकता को प्राप्त करता है और पूरा करता है, और स्वास्थ्य या पर्यावरण के बिना मानव अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन विकास के साथ हम अपने पर्यावरण को बचाने में बिछड़ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा अब तर्क कई उपाय किए गए हैं और विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मानव सहयोग जरूरी है, क्योंकि वे उनके बीच बहुत करीबी संबंध रखते हैं, यानी करीबी संबंध साझा करते हैं। न्यायपालिका ने आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में विशेष रूप से स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को शामिल करके विभिन्न सिद्धांतों के निर्माण और पर्यावरण कानून के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी पर्यावरण की बेहतर स्थिति के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है, और ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके और पर्यावरण को और बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकें। तो आज हमने बात किया कि जुडिशरी का क्या योगदान है इन्वायरमेंटल लॉ में।